पहली बार एक एकल दस्तावेज इस बात पर व्यापक डेटा लाता है कि कैसे सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक जीव मंडल में फैलते हैं, खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश करते हैं और मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। रिपोर्ट एक व्यापक अंतःविषय विश्लेषण का परिणाम है जिसमें सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक द्वारा जीव मंडल और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव के पारिस्थितिक, जलवायु, चिकित्सा, भौतिक और रासायनिक पहलुओं को शामिल किया गया है। मानवता के सामने मौजूद वैश्विक खतरों के लिए एकजुट अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता है और आज हमारे पास एक स्पष्ट दिशा है। ALLATRA के वैज्ञानिक समूह को धन्यवाद। हम न केवल एक समस्या को पहचानते हैं बल्कि इसकी अंतर्निहित भौतिक प्रकृति को समझते हैं, विद्युत आवेश जो नैनोप्लास्टिक्स को उनकी विनाशकारी शक्ति देता है। इस कारण को संबोधित करके, यानी उस आरोप को हटाकर और हत्यारे को निहत्था करके, हम जीव मंडल और खुद को प्रबल होने का मौका दे सकते हैं। इसलिए हमें अभी भी हमारे पास मौजूद समय का सदुपयोग करना चाहिए और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं तेजी से घट रही हैं और यह गंभीर है। यह हमारे दिमाग में जमा होने वाले नैनोप्लास्टिक का परिणाम है। आप इसे पहले से ही अपने आप में और अपने करीबी लोगों में देख सकते हैं। जब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे, यह साल दर साल बदतर ही होती जाएगी। और अब आप सीखेंगे कि क्यों। बौद्धिक विलुप्ति का युग। बीसवीं शताब्दी के दौरान वैज्ञानिकों ने एक प्रवृत्ति देखी। 1932 के बाद से IQ स्कोर लगातार बढ़ रहा था। इस घटना को फ्लिन प्रभाव के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि 1970 के दशक के बाद पैदा हुई पीढ़ियों में IQ में वृद्धि धीरे धीरे गिरावट में बदल गई है। विभिन्न देशों में सैन्य कर्मियों के लिए अनिवार्य IQ परीक्षण 1990 के दशक के मध्य से स्कोर में गिरावट दर्शाते हैं। नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में 2006 और 2018 के बीच किए गए एक अन्य अध्ययन के अनुसार अमेरिकियों ने 4 संज्ञानात्मक क्षेत्रों में से 3 में IQ में गिरावट देखी। औसत IQ में इस गिरावट को रिवर्स फ्लिन प्रभाव कहा गया है। 2025 में प्रमुख गणित और पढ़ने की परीक्षाओं में अमेरिकी हाई स्कूल के छात्रों के स्कोर अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर गए। 2005 में परीक्षण का वर्तमान संस्करण शुरू होने के बाद से उनका औसत गणित स्कोर सबसे खराब था। जबकि पढ़ने का स्कोर 1992 में परीक्षण शुरू होने के बाद से सबसे कम था। अन्य देशों में भी इसी तरह के रुझान देखे गए हैं। IQ में लगातार गिरावट आज भी जारी है। इंटेलिजेंस स्कोर अब नहीं बढ़ रहे हैं। वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से गिर रहे हैं। लेकिन इस परेशान करने वाली प्रवृत्ति के पीछे क्या है? एक महत्वपूर्ण सहसंबंध सामने आता है। औसत IQ में गिरावट प्लास्टिक उत्पादन और प्रदूषण में तेजी से वृद्धि के साथ मेल खाती है। ग्राफ पर एक नजर डालें। जितना अधिक प्लास्टिक और इसलिए पर्यावरण में अधिक सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक IQ, उतना ही कम होगा। ये प्लास्टिक की बढ़ती मात्रा और संज्ञानात्मक क्षमताओं में गिरावट के बीच एक स्पष्ट संबंध दिखाता है और ये बेहद चिंताजनक है। ये सिर्फ एक सांख्यिकीय सहसंबंध नहीं है। जैसे जैसे प्लास्टिक का उत्पादन आसमान छू रहा है, इसके साथ ही सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक के प्रति हमारा दैनिक जोखिम भी बढ़ गया है। आवेशित प्लास्टिक कण रक्त मस्तिष्क बाधा सहित जैविक बाधाओं से आसानी से गुजर सकते हैं। एक बार मस्तिष्क के अंदर नैनो प्लास्टिक कण न केवल न्यूरॉन्स में बल्कि ग्लियाल कोशिकाओं में भी जमा हो जाते हैं। वही कोशिकाएं जो न्यूरॉन्स को पोषण और सुरक्षा देती हैं और तंत्रिका संबंध बनाने में मदद करती हैं। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की तुलना में कई अधिक ग्लियाल कोशिकाएं होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से चार्ज किया गया नैनोप्लास्टिक ग्लियाल कोशिकाओं के कार्य को बाधित करता है, सूजन और दीर्घकालिक तनाव को ट्रिगर करता है, जिससे मस्तिष्क के अंदर ही विनाश का एक निरंतर चक्र शुरू हो जाता है। मस्तिष्क के लिए क्रॉनिक तनाव और सूजन बेहद कम बैटरी पर चलने वाले कंप्यूटर की तरह है। जब बैटरी लगभग खत्म हो जाती है लेकिन दर्जनों प्रोग्राम अभी भी चल रहे होते हैं।
सिस्टम स्वचालित रूप से पावर सेविंग मोड पर स्विच हो जाता है। अधिक गर्मी या ठंड से बचने के लिए ऊर्जा गहन अनुप्रयोगों को बंद कर देता है। हमारा दिमाग भी इसी तरह काम करता है। जब तनाव हो और सूजन एक गंभीर बिंदु पर पहुंच जाती है, मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह अंततः जीवित रहने और ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए अपने सबसे अधिक ऊर्जा की मांग वाले क्षेत्रों को बंद कर देगा। ऑफलाइन होने वाला पहला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो मस्तिष्क का सबसे छोटा और सबसे जटिल हिस्सा है। इसे नियंत्रण केंद्र माना जाता है, जो बुद्धि, व्यवहार, विनियमन और तथ्यों की तुलना करके तार्किक, लगातार और तर्कसंगत रूप से सोचने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता जैसे आवश्यक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। सबसे खतरनाक बात यह है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का बंद होना हमारी जागरूकता के बिना चुपचाप होता है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। मस्तिष्क अपने बुनियादी अस्तित्व कार्यक्रमों पर स्विच कर देगा। प्राचीन तीव्र प्रतिक्रिया प्रणाली लिम्बिक प्रणाली अपना स्थान ले लेती है। इसकी प्रमुख संरचना एमिग्डाला और हाइपोथैलेमस सल्लाई उड़ान या फ्रीज प्रतिक्रिया को तेज, आवेगी और प्रतिबिंब के लिए समय के बिना ट्रिगर करती हैं। ये प्रणालियां अभी भी कुछ समय तक सक्रिय रहेंगी, क्योंकि मस्तिष्क उन्हें जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। परिणाम स्वरूप तर्कसंगत निर्णय लेने से घबराहट होने लगती है। रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का स्थान गिरावट और नीरसता ने ले लिया है। सहानुभूति खत्म हो जाती है, उसकी जगह उदासीनता या आक्रामकता ले लेती है। मस्तिष्क में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से चार्ज किए गए प्लास्टिक कण न्यूरोनल झिल्ली के साथ संपर्क करते हैं, माइक्रोग्लिया को सक्रिय करते हैं और लगातार ऑक्सीडेटिव तनाव और पुरानी सूजन को बढ़ावा देते हैं। लंबे समय तक तनाव वस्तुतः मस्तिष्क को नया आकार देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में विश्लेषण और नियंत्रण का केंद्र तंत्रिका कनेक्शन कमजोर और विघटित हो जाते हैं। इसी तरह के परिवर्तन हिप्पोकैम्पस में होते हैं, जो स्मृति और सीखने के लिए जिम्मेदार क्षेत्र है। तंत्रिका संबंध खत्म हो जाते हैं और हिप्पोकैम्पस खराब हो जाता है। भय और चिंता के केंद्र अमिग्डाला में विपरीत होता है। संबंध मजबूत होते हैं, चिंता और आक्रामकता बढ़ती है और घबराहट के दौरे विकसित हो सकते हैं। मस्तिष्क स्वयं को पुनर्गठित करता है। वो सोचने और विश्लेषण करने की बजाय सहज प्रवृत्ति पर काम करने लगता है। ऐसा करने पर यह वास्तविक खतरे को पहचानने और उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता खो देता है। यह कोई अस्थायी प्रतिक्रिया नहीं है, यह मस्तिष्क का मौलिक पुनर्गठन है। सीखने, सहयोग और तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट आती है। इससे आज समाज में देखे जाने वाले वैश्विक रुझानों को समझाने में मदद मिल सकती है। औसत बुद्धि में गिरावट, चिंता और अवसाद में वृद्धि, आक्रामकता में वृद्धि, आवेग और सामाजिक रिश्तों में समस्याएं। जैसे जैसे पर्यावरण में प्लास्टिक की मात्रा बढ़ती जा रही है, रिवर्स फ्लिन प्रभाव और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। लोग यूं ही कम बुद्धिमान नहीं हो जाएंगे, उन्हें इसका एहसास भी नहीं होगा। वे अपने ही मस्तिष्क द्वारा विकृत वास्तविकता के बंदी बन जाएंगे। परिणाम स्वरूप मानवता दुनिया, घटनाओं और यहां तक कि स्पष्ट खतरों को पर्याप्त रूप से समझने की क्षमता खो देगी। वे अब तथ्यों को तार्किक रूप से जोड़ने में सक्षम नहीं होंगे और इसलिए ठोस निर्णय लेने की क्षमता खो देंगे। ये मानव सोच के अंत का प्रतीक होगा। हमारी संज्ञानात्मक गिरावट पहले से ही चल रही है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि हकीकत है। प्लास्टिक हमें कम बुद्धिमान और संकटों का जवाब देने में कम सक्षम बना रहा है। वे मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान और रचनात्मकता के लिए जिम्मेदार हैं। वैज्ञानिक सफलताओं को प्राप्त करने और सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक से उत्पन्न खतरे को बेअसर करने का रास्ता खोजने के लिए हमें तत्काल इन्हीं क्षमताओं की आवश्यकता है, और हमारे पास सही निर्णय लेने के लिए बहुत कम समय बचा है। फिर भी बुद्धि की हानि हमारे लिए सबसे बुरी बात नहीं है। माइक्रो नैनोप्लास्टिक्स के लंबे समय तक संपर्क में रहने और मस्तिष्क में उनके संचय के कारण हमारे सबसे बुनियादी जीवित रहने के कार्य भी धीरे धीरे विफल हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, हम न केवल अपनी सोचने की क्षमता बल्कि जीने की क्षमता भी खोने का जोखिम उठाते हैं। और अगर ये अतिशयोक्ति लगती है, जानवर पर विचार करें। चूंकि उनके शरीर का द्रव्यमान बहुत छोटा होता है,
इसलिए उनकी सांद्रता बहुत कम होती है, उनके दिमाग में प्लास्टिक की मात्रा बहुत अधिक होती है। वे पहले से ही उस दुनिया में रहते हैं जिसमें हम अब तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक मधुमक्खी के शरीर में उसकी पतली छल्ली के माध्यम से या भोजन के साथ प्रवेश कर सकता है और केवल 72 घंटों के भीतर या मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। वहां से मनुष्यों की तरह ये सिनेप्टिक क्षति, न्यूरो इन्फ्लेमेशन, कोशिका मृत्यु और न्यूरोट्रांसमीटर व्यवधान को ट्रिगर करता है। मधुमक्खी के शरीर का द्रव्यमान कम हो जाता है, उसका चयापचय धीमा हो जाता है और उसकी प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है। उसकी गंध्यादाश्त और नेविगेशन की क्षमता क्षीण होने लगती है और मधुमक्खियां अपनी कॉलोनी को पहचानना बंद कर देती हैं और छत्ते में वापस जाने का रास्ता नहीं खोज पाती हैं। लंबे समय तक नैनोप्लास्टिक के संपर्क में रहने से क्षति घातक हो जाती है। मधुमक्खियों का तंत्रिका तंत्र तनाव के कारण नष्ट हो जाता है और कुछ उड़ान के बीच में ही मर जाती हैं। इस फोटो को देखिए। आप एक मधुमक्खी का मस्तिष्क देख सकते हैं जिसमें नैनोप्लास्टिक घुस गया है। नैनोप्लास्टिक्स की ये मात्रा मधुमक्खी में गंभीर संज्ञानात्मक हानि पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। वो कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके आगे मधुमक्खी की तरह हम अपने आसपास की दुनिया को पहचानने लगते हैं और घर जाते समय मर जाते हैं? यदि कुछ नहीं बदलता है तो ये एक ऐसा भविष्य है जो हमारा इंतजार कर रहा है। ये स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है कि शरीर में इन रसायनों का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है। इसलिए जबकि कम खुराक पर अभिव्यक्ति में समय लग सकता है, ये प्रतिरक्षित नहीं है कि कम खुराक पर इसका होना सुरक्षित है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे लगता है कि ये कई कारणों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही हम सीमा को परिभाषित करते हैं, विभिन्न विशेष रुचि समूह माइक्रो नैनोप्लास्टिक एकाग्रता को उस स्तर से नीचे रखने का तर्क देंगे, चाहे वो मिट्टी में हो या पानी में या जो कुछ भी हो। और इसका मतलब यह है कि हमें अपने स्रोतों हवा, मिट्टी, पानी आदि में कुछ हद तक सूक्ष्म नैनोप्लास्टिक रखने की अनुमति है। लेकिन ये एक संचयी प्रभाव है, हमें याद रखना होगा। हम जो भी उपभोग कर रहे हैं उसके स्रोत में किसी भी समय ये कोई विशेष सीमा नहीं है, बल्कि ये हमारे मस्तिष्क में एक संचयी प्रभाव है। और हम ये नहीं जानते ईमानदारी से, क्योंकि ये समय का कारक है कि मेरे लिए एक छोटे बच्चे की तुलना में अलग होगा जिसके पास एक वयस्क मस्तिष्क की तुलना में पूरी तरह से विकसित मस्तिष्क नहीं है। आइए याद रखें कि मानव शरीर में एक भी नैनोप्लास्टिक कण एक मृत कोशिका के बराबर नहीं है। एक को नष्ट करने के बाद वही कण नहीं रुकता, ये शरीर में घूमता रहता है, एक के बाद एक कोशिकाओं को मारता रहता है। इसलिए नैनोप्लास्टिक की सबसे छोटी मात्रा भी मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाएगी। और इसीलिए सुरक्षित एकाग्रता जैसी कोई चीज नहीं है और न ही कभी होगी। एकमात्र अंतर विनाश की दर में है, यानी जितने अधिक नैनोप्लास्टिक होंगे प्रक्रिया उतनी ही तेज होगी। ये प्लास्टिक कण हमारे शरीर के भीतर जीव मंडल और कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। वे माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए सहित ऑर्गेनेल और बायोमोलिक्यूल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन कम हो जाता है। आनुवंशिक उत्परिवर्तन तंत्रिका कनेक्शन का टूटना और हमारे अंगों और महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क संकेतों में व्यवधान होता है। जब हम अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये सब अदृश्य रूप से घटित होता है। फिर भी मस्तिष्क के अंदर एक मूक प्रणालीगत विनाश पहले से ही चल रहा है। सवाल यह है कि क्या मानवता के रूप में हम समय रहते इस खतरे के पूर्ण पैमाने को पहचान लेंगे और सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक्स को विद्युत चार्ज जमा करने और बनाए रखने की उनकी क्षमता को खत्म करने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे।